हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। वेरी गुड। तो बेटा, आज हम लेक्चर नंबर सेकंड में है गॉसेस लॉ के, और आज हम लोगों ने गॉसेस लॉ को बड़े ही सिंपल और बहुत अच्छे तरीके से समझना है, उसकी गहराई में उतरना है कि एक्चुअली गॉसेस लॉ कहता क्या है। जिस काम को कूलम्स लॉ नहीं कर सकता वो गॉसेस लॉ से किया जाता है। इस पूरे चैप्टर में हम अच्छी तरह ये जान जाएंगे। लेक्चर नंबर वन में हम लोगों ने डिस्कस करा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। बच्चे एरिया वेक्टर से डरते हैं कि एरिया वेक्टर है क्या चीज। जो बच्चे आज हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो वो हमारा लेक्चर नंबर वन जरूर देखें गॉसेस लॉ का, ताकि पता चले कि क्या इंपॉर्टेंस है एरिया वेक्टर की, क्यों जरूरत पड़ी एरिया वेक्टर की, और एरिया वेक्टर को कैसे स्पेसिफाई करा, क्यों एरिया वेक्टर को आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल कहा जाता है। ये सारे क्वेश्चंस के जवाब और उम्दा डिस्कशन आप लोगों को लेक्चर नंबर वन में मिलेगी। लेक्चर नंबर वन गॉसेस लॉ और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का देखिए, और उसके बाद ये लेक्चर टू तो आपको आनंद से भर देगा। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर नंबर टू, गॉसेस लॉ। लेकिन उससे पहले हम लोग एक बार ये डिस्कशन देख लें जो प्रीवियस लेक्चर की है, कि एरिया वेक्टर कैसे ड्रॉ किया जाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो हमारे पास तीन केसेस मैंने यहाँ लिए हैं। सबसे पहला केस लेते हैं, तो केस नंबर वन को देखते हैं सबसे पहले। तो बच्चा प्यारे, केस नंबर वन में देखो क्या है मेरे पास। जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। या मार्क्ड है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैंने ली है वो यूनिफॉर्म है। केस नंबर वन, ये मेरे पास एरिया है। जब भी फ्लक्स की कैलकुलेशन करनी हो तो हमारे पास फ्लक्स का जो बेसिक फॉर्मूला है वो है ई डॉट ए। लेकिन ये फॉर्मूला तब यूज होता है जब मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, वरना ये फॉर्मूला यूज नहीं होता है। लेकिन मुझे एरिया वेक्टर चाहिए। तो एरिया वेक्टर क्या होता है? आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, इस एरिया जिसकी वैल्यू ए है, इस एरिया की वैल्यू, पूरा एरिया जो है, ये सरफेस जो है, ये जो सरफेस है मेरे पास, इसके एरिया का अमाउंट ए है। तो मैं एरिया वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं। एरिया वेक्टर आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल होता है, बाहर की तरफ ड्रॉ करना है इसको हमने। तो ये मेरे पास एरिया वेक्टर है। एरिया वेक्टर और ई सेम डायरेक्शन में है, तो इनमें जो थीटा बनेगा वो 0 डिग्री बनेगा। ओके। तो मेरे पास जो यहाँ फ्लक्स बनने वाला है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो मैं ये रिलेशन लेने वाला हूँ, दैट इज ई ए कॉस थीटा। थीटा मेरे पास 0 डिग्री है, तो मेरे पास कॉस 0 डिग्री पुट करने से ई ए आ जाए। ओके। अगर ये एरिया टिल्टेड होता, मीनिंग क्या है कि अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और जो एरिया है वो एरिया टिल्टेड है, मीनिंग एरिया मेरे पास इस शेप में आ जाए, थोड़ा ऐसे बन जाए एरिया, टिल्टेड है एरिया ऐसे। ठीक। तो इस केस में जो एरिया वेक्टर बनेगा इस डायरेक्शन में बनेगा। ओके। एरिया वेक्टर आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल होता है, बाहर की तरफ। देखो ये जो सरफेस है ये वाला, इसका परपेंडिकुलर इधर बनेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई के साथ इसका कुछ एंगल बना है, एंड दिस एंगल इज थीटा। ये एंगल बना है। तो इस केस में मैं फ्लक्स लिखूंगा, दैट इज ई डॉट ए, दैट इज ई ए कॉस थीटा। स्केलर क्वांटिटी डॉट प्रोडक्ट है। ये फॉर्मूला तभी यूज होना है बच्चा प्यारे जब मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो। ओके। अब आते हैं केस नंबर टू पर। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म कैसे है, चेक करो। देखो बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड अवे जाती है, ठीक है, आउटवर्ड्स, पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड्स। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखो इस तरफ है, और यहाँ चेक करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट तो सेम है। अमाउंट तो सेम हो सकता है अगर ये डिस्टेंस बराबर हो, लेकिन सेकंड केस में तो डिस्टेंस भी बराबर नहीं है। इसका मीनिंग अगर मैं इसको E1 कहूं तो दिस इज E2। ना तो इनका मैग्नीट्यूड बराबर है, ना इनकी डायरेक्शन सेम है। मैग्नीट्यूड क्यों बराबर नहीं? ये डिस्टेंस कम है, वो डिस्टेंस ज्यादा है। ठीक है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का केस है। केस नंबर थ्री भी साथ साथ डिस्कस करेंगे। केस नंबर थ्री में देखो, ये डिस्टेंस आर, ये डिस्टेंस आर, चारों तरफ डिस्टेंस बराबर बनेंगे। या इलेक्ट्रिक फील्ड ई बनेगी, इसका मैग्नीट्यूड, यहां भी ई मैग्नीट्यूड बनेगा, बट डायरेक्शन अलग होने के कारण मैं इसको E1 कहूंगा, E2 कहूंगा। कहने का मीनिंग क्या है? E1 का मैग्नीट्यूड और E2 का मैग्नीट्यूड इक्वल है, ठीक, जो E के बराबर है, बट इनकी डायरेक्शन अलग होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। ठीक, वैसे भी आप जानते हो कि एक पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होती है। या डिस्टेंस भी अलग अलग है सेकंड केस में,
और डायरेक्शन अलग अलग पॉइंट्स पर अलग अलग है। तो बात क्लियर, दोनों केसेस में हम देख चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। ओके, यहां केस नंबर 1 में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, हर जगह अमाउंट सेम है, लाइंस की स्पेसिंग भी सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म हियर। ये सारी बातें अब हमें क्लियर हैं। तो अब हम इस केस में क्या करेंगे, केस नंबर 2 को पहले करते हैं। केस नंबर 2 में क्या करेंगे, मान लो मैं इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहता हूं, मैं अलग से एक पॉइंट मार्क कर लेता हूं से, मैं इस पी पॉइंट पर फ्लक्स की कैलकुलेशन करना चाहता हूं पी पॉइंट पर। तो मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले क्या करना है बच्चा प्यारे, मुझे यहां सबसे पहले यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लेनी है। ओके, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई इस पॉइंट पर, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई इसे। ओके, और मुझे क्या चाहिए, यहां जो मैंने छोटा सा एरिया एलिमेंट लिया है, इनफाइनेटेसिमल स्मॉल एरिया, जिसे मैं डी ए कह देता हूं, तो मुझे एरिया वेक्टर ड्रॉ करना है, एरिया वेक्टर ड्रॉ करना है। ओके, से दिस इज द एरिया वेक्टर, दिस इज द एरिया वेक्टर। तो मेरे पास ये जो बना है दिस इज द से एरिया वेक्टर। ठीक बच्चा जी, ये मेरे पास एरिया वेक्टर है। ठीक है, तो ये मैंने एरिया वेक्टर मार्क कर दिया और ये इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक बच्चा प्यारा, बात समझ आ रही है सभी को, बात क्लियर? ओके, दिस इज एरिया वेक्टर, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दिस इज डी ए, दोनों की डायरेक्शन सेम, तो कोई बात नहीं, मैंने एक छोटा सा फ्लक्स पहले लिखना है, दिस इज ई डी ए। ओके, कई बुक वाले डीएस भी लिखते हैं, दैट इज सरफेस एरिया, वो बात एक ही है, एरिया लिखो या डीएस लिखो, सरफेस एरिया बात एक ही है। ठीक, तो मुझे नेट फ्लक्स, अगर ये सारे सरफेस गिवन सरफेस का फ्लक्स चाहिए, तो छोटे से देखो, एक बात जो इंपॉर्टेंट है, मैंने इसके लिए ई को यूनिफॉर्म मान लिया क्योंकि मेरे पास ये स्मॉल, वेरी स्मॉल, इनफिनिटेसिमली स्मॉल एरिया है, इतना स्मॉल एरिया कि मैं यहाँ की फील्ड तो यूनिफॉर्म ले सकता हूं, लेकिन सारे सरफेस की नहीं ले सकता क्योंकि अलग अलग पॉइंट पर डायरेक्शन अलग अलग है और अमाउंट भी अलग अलग है केस नंबर 2 में। इस कारण मैंने छोटे से करके लिख लिया है कि फ्लक्स क्या बनता है। अगर मुझे नेट फ्लक्स चाहिए तो मुझे इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज्ड सरफेस है, तो यहां मैं सर्कल ड्रॉ कर दूंगा, दैट मींस इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज्ड सरफेस, तो ये फ्लक्स हो जाएगा। ओके, इंटीग्रेशन से सॉल्व होगा, और मान लीजिए ये सारा सरफेस एस है, तो मैं कह दूंगा इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस एस विच इज क्लोज्ड। ओके बच्चा प्यारे, तो ये मेरे पास बन गया है इसका फ्लक्स। लिमिट्स वगैरह फिर अकॉर्डिंगली डालेंगे जैसा मेरे पास केस होगा। अगर मेरे पास ये केस नंबर 3 है, कोई कहे कि मेरे पास तो यहाँ परफेक्ट स्फीयर बन रहा है जी, तो मैं क्या करूं, मैं तो यूनिफॉर्म लूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा जी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो चेक करो, 2 मिनट, डायरेक्शन अलग अलग है। वेक्टर के पास 2 चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन भी चेंज होने से वेक्टर की वैल्यू चेंज हो जाती है, तो यहाँ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसके लिए भी क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर है तो यहाँ मैं एक एरिया लूंगा छोटा सा, ठीक, फिर मैं एरिया वेक्टर ड्रॉ करूंगा, से दिस इज द एरिया वेक्टर बाहर की तरफ। ठीक, तो आप डीएस लिखना चाहो डीएस लिख लो, डीए लिखना डीएल, मैं जानबूझकर डीएस लिख रहा हूं, कईयों को हैबिट है डीएस लिखने की, डीए लिखो डीएस लिखो, बात एक ही है। तो यहां फ्लक्स क्या लिखा जाएगा, ई डॉट डीएस। ठीक, तो ये हो गया मेरे पास। इस पॉइंट पर अगर E1 लिखना है E1 लिख लो कि वहां मैंने इलेक्ट्रिकल E1 मार्क करी थी, उससे क्या होता है, डेजिग्नेशन है वो। अगर नेट फ्लक्स चाहिए तो मुझे इसका इंटीग्रेशन करना होगा, अगर इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरे पास ये बनेगा ओवर द होल सरफेस। मान लो ये सरफेस एस है, तो ओवर द सरफेस एस मुझे ये इंटीग्रेशन करना है। ओके, तो ये फ्लक्स की नॉलेज, एरिया वेक्टर आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल, और पहले लेक्चर में बड़े उम्दा तरीके से बताया गया था कि एरिया वेक्टर क्यों आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल लेते हैं और एरिया वेक्टर की नीड क्यों पड़ी। तो मस्ट सी लेक्चर नंबर 1। चलो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की प्रीवियस नॉलेज को आगे बढ़ाते हुए हम देख पा रहे हैं नेक्स्ट हमारा जो केस है, दैट इज गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ क्या है, गॉसेस लॉ की पहले स्टेटमेंट देखते हैं। व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ गॉसेस लॉ? इट स्टेट्स दैट, ये क्या कहता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस। लो बेटा जी, ये मेरे पास क्लोज्ड सरफेस है, ठीक, क्लोज्ड सरफेस
के कंसर्निंग जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कंसर्निंग क्लोज्ड सरफेस इनक्लोजिंग ए चार्ज। देखो इसने क्यू चार्ज इनक्लोज कर रखा है, इसका जो फ्लक्स बनेगा दैट फ्लक्स इज इक्वल टू क्या कह रहा है, फ्लक्स किसके इक्वल है, इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट चार्ज इनक्लोज्ड, दैट इज क्यू नेट इनक्लोज्ड। मैं ई एन डालता हूं इनक्लोज्ड, तो ये मेरे पास बनेगा क्यू इनक्लोज्ड अपॉन दिस थिंग। ठीक, ये फ्लक्स बनेगा। हम इसका प्रूफ भी लेंगे, एक एक बात क्लियर करेंगे। और अगर हम ध्यान दें, पीछे हम फ्लक्स का क्या फॉर्मूला निकाल कर आए हैं, देखो फ्लक्स का हम लोगों ने ये फॉर्मूला निकाला बेटे, दिस इज द रिलेशन ऑफ फ्लक्स इंटीग्रेशन जब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होती है। ठीक, तो मेरे पास ऐसा केस है, मैं जनरल फॉर्मूला ले रहा हूं। इन अदर वर्ड्स हम क्या कहते हैं, इस सरफेस इंटेग्रल। सरफेस इंटेग्रल क्यों कहा, देखो बेटा ये जो इंटेग्रल करा है आपने ओवर द सरफेस करा है, क्योंकि फ्लक्स पर हमने क्या, फ्लक्स के लिए हमने सबसे पहले क्या करा था, एक छोटा सा एलिमेंट लिया था यहाँ, एरिया एलिमेंट, सरफेस का एरिया एलिमेंट, फिर उसका इंटीग्रेशन करा, यहाँ फ्लक्स निकाल के उसका इंटीग्रेशन करा, तो इसे कहते हैं सरफेस इंटेग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि सरफेस पर है, ओवर द सरफेस है, इट इज कॉल्ड सरफेस इंटेग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फ्लक्स उसके हिसाब से भी निकाला जाता है। हम क्या कह रहे हैं कि सरफेस इंटेग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए क्लोज्ड सरफेस, एक क्लोज्ड सरफेस के ओवर सरफेस इंटेग्रल है जो इलेक्ट्रिक फील्ड का, दैट इज ई डी एस। ये कहां से आया, मैं क्या करूंगा, क्यों ऐसा कर रहा हूं, सारी बातें क्लियर हैं कि अगर मुझे यहाँ फ्लक्स चाहिए इस पॉइंट पर, तो मुझे यहाँ एक छोटा सा सरफेस लेना है, इनफाइटेसिमल डी एस। ठीक, और इसका एरिया एलिमेंट बनेगा बाहर की तरफ, और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो ये हो गया लाइन इंटेग्रल। क्योंकि मैं यहाँ फ्लक्स लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, छोटा सा फ्लक्स तो लिखूंगा ईडीएस, वो मुझे पता है। अगर मुझे टोटल नेट फ्लक्स चाहिए, ठीक है, हम क्या बात कर रहे हैं, टोटल फ्लक्स की, टोटल फ्लक्स की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ईडीएस ओवर द होल सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड। बात वही है, यानी इन नटशेल मैं क्या कहना चाहता हूं, फ्लक्स इससे भी लिखा जाता है, और गॉसेस लॉ, गॉस लॉ क्या है कि फ्लक्स इसके बराबर होता है जितना चार्ज इनक्लोज्ड है और एप्सिलॉन नॉट। और इस एप्सिलॉन नॉट का मीनिंग है कि हम लोगों ने मीडियम क्या ले रखा है, मीडियम जो हमारे पास जहां चार्ज प्लेस्ड है, जो अंदर मेरे पास वैक्यूम है, ठीक है, यानी मेरे पास मीडियम क्या है, मीडियम इज एयर और वैक्यूम है मेरे पास। ठीक है, तो मैं एप्सिलॉन नॉट लिख रहा हूं। अगर कोई और मीडियम होगा तो मुझे पता है क्या करना है, इन केस ऑफ एनी मीडियम अदर देन एयर और फ्री स्पेस, अगर मैं इसके बिना बात करूंगा तो मुझे पता है फ्लक्स को मुझे क्या लिखना है, मैं ऐसे लिखूंगा। और मुझे पता है ये किसके बराबर होता है, क्योंकि ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर होता है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो हो जाएगा इतना, ये लग जाएगा साथ में। ये हमारी प्रीवियस नॉलेज है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेटमेंट समझते हैं, इस स्टेटमेंट का मीनिंग समझते हैं कि फ्लक्स किसके बराबर होता है। हम प्रूफ भी लेंगे और बड़े सिंपल तरीके से प्रूफ लेंगे। अब क्वेश्चन ये है, आप देखो जो मैंने ये फिगर नंबर 1 बनाई है, ये मैंने एक सिमेट्रिक केस लिया है, और फिगर नंबर 2 में मैंने जो सरफेस लिया है वो इर्रेगुलर सरफेस लिया है। देखो यहां हम लोगों ने लिखा क्लोज्ड सरफेस, लेकिन ये बात नहीं करी कि क्लोज्ड सरफेस सिमेट्रिक होना चाहिए या असिमेट्रिक होना चाहिए, रेगुलर या इरेगुलर, कैसा होना चाहिए, कोई भी हो फ्लक्स सेम रहता है। एक्चुअली ध्यान दो, फ्लक्स क्या होता है, थोड़ा सा अगर गहराई में चले तो फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस। ठीक है, नंबर ऑफ लाइंस। अब जरा नोट करो, अगर मैं यहां बात करूं नंबर ऑफ लाइंस की, ओके बेटे, नंबर ऑफ लाइंस की बात करूं तो जरा चेक करना, मैं अगर यहां चार्ज को, एक बार ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूं, यहां लाइंस पहले मार्क करते हैं,
मेरे पास कितनी लाइंस है, नंबर 1 2 3 4 5 6, मेरे पास 6 लाइंस है 6 लाइंस है। तो गॉस लॉ में एक बात याद रखनी है कि जरूरी नहीं चार्ज सेंटर पर हो, चार्ज कहीं भी हो इन द सरफेस, क्लोज होना चाहिए, फ्लक्स सेम रहेगा। बच्चों के माइंड में रहता है कि सर सेंटर पर ही लेना है, ना बेटे कहीं भी लो, पहले पता हो फ्लक्स होता क्या है, फ्लक्स नंबर ऑफ लाइंस होती हैं। जरा चेक करना, मैं इस चार्ज की पोजीशन चेंज करता हूं, चार्ज की पोजीशन चेंज करते हैं, ठीक है। देखो मैं चार्ज को उठा के यहां ले जाता हूं, बताओ मुझे क्या नंबर चेंज हुआ लाइंस का, कितनी लाइन सरफेस में से पास हो रही हैं, 1 2 3 4 5 6, फिर चेक कर लो कितनी लाइंस पास हो रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, पहले मैंने मार्क कर दिया था सारा, एक मिनट रुकना, 1 2 3 4 5 6 7 8 बनती थी लाइंस बेटे, मैंने लाइंस दोबारा मार्क करनी है, 1 2 3 4 5 6 नंबर ये थी, दिस इज 7 नंबर, दिस इज 8 नंबर, ठीक है 8 लाइन है। अब क्लियर है, 8 लाइन है। अब मैं देखो चार्ज की पोजीशन चेंज करता हूं, देखो चार्ज को मैं यहां ले गया, बताओ मुझे कितनी लाइंस पास कर रही है इस सरफेस को, फिर देखो इस पोजीशन को चेक करते हैं। अब लाइन देखो, एक मिनट बेटा, अब लाइन चेक करते हैं कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब भी तो 8 लाइंस पास कर रही हैं। फिर पोजीशन चेंज करते हैं, इसको मैं इधर लेकर आता हूं, जब तक ये चार्ज इनक्लोज्ड है, जब तक चार्ज अंदर इनक्लोज्ड है, कितनी लाइन सरफेस में से पास हो रही हैं, 8 लाइंस पास हो रही हैं। तो फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ द चार्ज, चार्ज सेंटर पर हो तो भी 8 पास करती हैं, मैं इधर लेकर आता हूं तो भी 8 पास करती हैं, इधर लेकर आता हूं तो भी 8 पास करती हैं, इधर लेकर आता हूं तो भी 8 पास करती हैं, इधर लेकर आता हूं तो भी 8 पास करती हैं। जब तक चार्ज अंदर है 8 पास करेंगी, तभी मैंने कहा चार्ज इनक्लोज्ड, ठीक है। चलो चार्ज को बाहर निकालेंगे, चार्ज को बाहर निकालो, दो मैं चार्ज को बाहर ले आया। अब बताओ कि 8 लाइन पास कर रही हैं, बिल्कुल नहीं। अब कितनी लाइंस पास कर रही हैं, जस्ट 2 लाइंस पास कर रही हैं। कौन कौन सी लाइंस पास कर रही हैं, जरा चेक तो करो, कौन कौन सी लाइंस पास कर रही हैं। एक ये वाली लाइन पास कर रही है, थोड़ा कलर अलग ले लेते हैं ताकि बात नजर आ पाए। तो एक तो ये लाइन पास कर रही है और एक ये लाइन पास कर रही है, 2 लाइन पास कर रही है, बाकी कोई लाइन पास नहीं कर रही। इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर चार्ज बाहर है तो फ्लक्स की बात नहीं हो सकती, फ्लक्स यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। लेकिन चार्ज इनक्लोज्ड है, अब इसको उठा के हम अंदर लेकर जाते हैं, लो अंदर ले गए। जब तक ये अंदर है, चेक कर लो, जब तक ये अंदर है 8 लाइंस ही क्रॉस करेंगी तो फ्लक्स सेम रहेगा। तो फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ द चार्ज इफ चार्ज इज इनक्लोज्ड। लेकिन इस चार्ज को बाहर ले आए तो फिर वही फ्लक्स चेंज हो जाता है, चेक कर लो। इस कारण जब भी फ्लक्स की कैलकुलेशन होगी, सरफेस के सेंटर पर चार्ज रहे या कहीं भी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। गॉस लॉ जो है वो दैट इज एप्लीकेबल। वो लॉ क्या है वो हमें क्लियर है, ठीक। तो चार्ज इनक्लोज्ड इसलिए लिया गया, फ्लक्स सेम रहता है। अब बात करते हैं कि जो सरफेस है, ठीक है, सरफेस जो है उसकी बात करते हैं। अगर ये जो सरफेस है ये सरफेस इररेगुलर होगा तो क्या होगा, लो भाई सरफेस इररेगुलर हो तो भी तो फ्लक्स लाइन सेम ही, जब तक चार्ज इनक्लोज्ड है सेम लाइन पास कर रही है। चेक करो, फ्लक्स का तो हिसाब किताब नंबर ऑफ लाइन से है, शेप सरफेस की रेगुलर है कि इररेगुलर है, सिमेट्रिक है असिमेट्रिक है, क्या फर्क पड़ता है। इसमें भी तो 8 लाइन ही पास कर रही हैं। फर्क कब पड़ेगा, जब ये बाहर आ जाएगा, बाहर आती कहानी बदल जाती, बाहर आती नंबर ऑफ लाइंस फर्क आ जाता है। इस कारण चार्ज इनक्लोज्ड लेंगे, ठीक है, चार्ज इनक्लोज्ड लिया जाएगा। अब मेरा ख्याल है कि इसकी डिस्क्रिप्शन सारी क्लियर हो गई। फ्लक्स क्या है, क्लोज्ड सरफेस लेना है, किसी भी शेप का ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि फ्लक्स तो सेम ही रहना है। फ्लक्स नंबर ऑफ लाइंस हैं, कितनी लाइंस सरफेस को पास करती हैं, सरफेस रेगुलर हो इररेगुलर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और फ्लक्स किसके बराबर होगा, 1/ε0 टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड। और ये भी नहीं कहा कि चार्ज की पोजीशन क्या होनी चाहिए, इनक्लोज्ड होना चाहिए। पोजीशन कोई भी हो, सेंटर पर हो, दाएं हो, बाएं हो, ऊपर हो, नीचे हो, बस अंदर होना चाहिए, क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए, दैट्स ऑल। फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लोज का मीनिंग चारों तरफ से बंद,
चारों तरफ से बंद ऐसा सरफेस होना चाहिए मेरे पास। ओके, यानी उसके अंदर घुस ना सके, ऐसा क्लोज होना चाहिए, चार्ज अंदर बैठा हो बस, तो फिर हमारी बात क्लियर है। तो दिस इज द गॉस लॉ। ये स्टेटमेंट को हम लोगों ने पूरी अच्छी तरह एक्सप्लेन कर लिया कि गॉस लॉ की स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट जब क्लियर हो जाती है तो उसमें फिर आगे एक बात और डिस्कशन की बनती है, वो देखते हैं। एक बात और डिस्कशन की बनती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो क्या कि फ्लक्स बच्चा प्यारे ये है, फ्लक्स मेरे पास ये इनक्लोज्ड ये आया, दिस इज द गॉस लॉ, गॉसेस लॉ ये बने। ठीक है, अब जरा ध्यान देना, चार्ज इनक्लोज्ड का मीनिंग पहले समझते हैं। मेरे पास कोई भी सरफेस है, इसमें चार्ज है -Q1, ये Q2, Q3, ये -Q4, ये Q5। तो जब मैं फ्लक्स लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, मुझे Q नेट लेना है भाई, Q इनक्लोज्ड अपॉन ये। Q इनक्लोज्ड क्या बनेगा, इन सभी का सम, दैट इज -Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस सॉरी -Q4 प्लस Q5 जैसे हैं अपॉन ये। कहने का मीनिंग क्या है, मीनिंग ये है बच्चा प्यारे कि मुझे ये क्या लेना है, दैट इज Q नेट इनक्लोज्ड, मुझे ये लेना है। ठीक है, कहने का मीनिंग क्या है, अगर मेरे पास ये सरफेस है और मैंने अंदर एक डाइपोल ले लिया, मैंने ये पॉजिटिव Q चार्ज लिया और ये नेगेटिव Q चार्ज लिया और एक डाइपोल ले लिया। अब मैं अगर फाई फ्लक्स लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, इनक्लोज्ड अपॉन ये, क्या इनक्लोज्ड है, Q माइनस Q और ये 0, इसका फ्लक्स 0 आएगा। और पहले लेक्चर में बता भी दिया था कि डाइपोल अगर क्लोज्ड सरफेस में है तो फ्लक्स 0 बनने वाला है। ये बातें बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले तो Q इनक्लोज्ड पता होना चाहिए कि कितना चार्ज इनक्लोज्ड है। अच्छा, इस केस में बात करते हैं, मान लो ये मेरे पास एक सरफेस है, ठीक, यहाँ चार्ज है 10 माइक्रोकूलम, -5 माइक्रोकूलम, 7 माइक्रोकूलम, ठीक है, और -2 माइक्रोकूलम ये है। यहाँ पड़ा है मेरे पास 3 माइक्रोकूलम और यहाँ मेरे पास पड़ा है 2 माइक्रोकूलम और यहाँ मेरे पास पड़ा है -7 माइक्रोकूलम। मुझे कहा फ्लक्स बताओ क्या है। फ्लक्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, चार्ज इनक्लोज्ड, बाहर वाले चार्ज को लेने ही नहीं है। इसके बारे में बात करता हूं अभी। तो क्या होगा, Q इनक्लोज्ड अपॉन ये, तो ये क्या बनेगा 10 -5 -2 +7 अपॉन ये, दिस इज माइक्रोकूलम। देखो ये माइक्रोकूलम में है, ठीक, चलो कोई बात नहीं। तो ये मेरे पास क्या बनेगा, देख लो 7 से 7 कट जाएगा, ये 10 अपॉन ये बना, लेकिन ये माइक्रोकूलम में। एक बात और मजे की है कि हम बाहर वाला चार्ज क्यों नहीं इंक्लूड करते, उसके बारे में देखते हैं। बाहर वाला चार्ज क्यों नहीं इंक्लूड करते। मान लो बच्चे मेरे पास ये सरफेस है, ठीक है, ये मेरे पास सरफेस है, ओके, एक चार्ज बाहर है यहाँ Q, अंदर चार्जेस पड़े हैं मेरे पास Q1 Q2 -Q3 ऐसे चार्जेस हैं। और फ्लक्स मुझे कैसे लिखना है, दैट इज Q1 + Q2 -Q3 अपॉन ये, क्योंकि ये मुझे क्या लेना है, दैट इज चार्ज इनक्लोज्ड। ये वाला चार्ज क्यों नहीं कंसीडर कर, उसका रीजन है। क्या रीजन है, जब इस चार्ज से लाइंस चलेंगी, देखो इसको पेनिट्रेट करेंगी, बच्चा कहेगा सर लाइन तो इसकी भी पास करेंगे, बिल्कुल पास करेंगी लाइंस, कौन मना कर रहा है, लाइन तो इसकी भी पास करेंगी, ठीक, लाइंस तो इसकी पास करेंगी, ठीक है, ये देखो लाइंस पास कर रही है। बट एक बात चेक करो, ये लाइन एंटर कर रही है, जो लाइन एंटर कर रही है वो बाहर भी आ रही है। जितनी लाइन एंटर करें उतनी बाहर आ जाए तो फ्लक्स क्या होता है, 0। कल की सारी डिस्कशन ही यही थी, लेक्चर नंबर 1 में सारी डिस्कशन ही यही थी। अगर नंबर ऑफ लाइंस एंटरिंग और नंबर ऑफ लाइंस लिविंग बराबर हो तो उसका फ्लक्स 0 होता है। तो बाहर वाले का फ्लक्स हमेशा क्या बनेगा, इसका फ्लक्स क्या बनेगा, इसका फ्लक्स क्या बनेगा, 0। इस कारण लेना ही नहीं बार वाला, ये कारण है कि बार वाला चार्ज क्यों नहीं लिया जाता। बट हाँ, एक बात याद रखना, फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स की कहानी क्या है, फ्लक्स की कहानी क्या है, इज रिलेटेड टू नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया, थ्रू द सरफेस। बस ये फ्लक्स की कहानी है।
ठीक, अब जो अंदर बैठे हैं, अंदर बैठे वालों का हाल भी देख लेते हैं भाई। अंदर बैठे वालों ने क्या करना है, अंदर बैठे वालों की लाइंस ऐसे चलेंगी, ठीक, अंदर बैठे वालों की लाइंस ऐसे चलेंगी। ये लाइन तो बाहर ही निकल रही है, एंटर तो कर ही नहीं रही, इस कारण इनका फ्लक्स बनेगा। इसकी लाइंस क्या हो रही है, एंटर भी कर रही है और बाहर भी निकल रही है, इस कारण इसका फ्लक्स नहीं बनेगा। बात क्लियर होगी कि बाहर वाले चार्ज क्यों नहीं इंक्लूड करने, अंदर वाले इंक्लूड करने हैं। ये बात पूरी तरह क्लियर होने के बाद एक और मजे की बात डिस्कस करनी है, वो क्या है, मान लो मेरे पास ये सरफेस है, ठीक, अंदर चार्ज बैठा है Q और बाहर बैठा है Q1। अगर मुझे फ्लक्स लिखना है तो वो बात क्लियर है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट लिखा जाएगा। Q इनक्लोज लिखना होता है और वो मेरे पास Q है, बाहर वाला चार्ज लेना ही नहीं है। अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लेनी है तो मैं क्या करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो बेटा किसी पॉइंट पर बात करेंगे। मान लो मैं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहता हूं, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहता हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी लगाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी लगाएगा, ठीक है। टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, we have to consider all the charges, all the charges, ठीक है, इनक्लोज्ड भी और सरफेस के बाहर वाले भी। वेरी इंपॉर्टेंट, इसी पर क्वेश्चन आते हैं, वेरी गुड क्वेश्चन। कि जब मैं देखो क्वेश्चन क्या आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू या फॉल्स, तो हमें पता होना चाहिए। कहीं हम ये माइंड में ना बिठा लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब कैलकुलेट करनी है तो भी बाहर वाले चार्ज कंसीडर नहीं करने, ना बेटा ना। जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कैलकुलेशन करनी है तो बाहर वाला चार्ज काउंट में नहीं लेना, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करनी है तो डेफिनेटली बाहर वाला चार्ज भी लेना है। ओके, तो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर फ्लक्स, फॉर कैलकुलेशन ऑफ फ्लक्स। अगर मुझे फ्लक्स की कैलकुलेशन करनी है, Q इनक्लोज्ड यानी Q इज यूजफुल एंड Q1 इज नॉट यूजफुल, इसे नहीं लेना, ठीक है। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करनी है तो इसको लेना है। ये बात अच्छी तरह देख लो, इतनी गहराई में गॉस लॉ हम डिस्कस कर रहे हैं एक एक बारीकी, तो इसको दिमाग में बिठा लो। ये बातें आपको जब कंपटीशन में बैठोगे तो याद आएगा कि फिजिक्स चैनल पर कभी लेक्चर लगाया था। अब इसका प्रूफ देखते हैं, गॉस लॉ का प्रूफ देखते हैं, प्रूफ ऑफ गॉसेस लॉ। तो मैंने सिमेट्रिक केस लिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिमेट्रिक से मुझे सिंपल पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमें पता है सरफेस सिमेट्री को या असिमेट्री को हम जान गए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, चार्ज सेंटर पर हो कहीं भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं एक बार ये सिंपल केस ले रहा हूं। ओके बच्चा प्यारे, तो दिस इज द सिंपल केस। मेरे पास रेडियस आर है, तो ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और मुझे इस सरफेस के कंसर्निंग पूरा फ्लक्स निकालना है। उसमें चार्ज जो इंक्लोज्ड है क्यू है। लेट्स स्टार्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, इज नॉन यूनिफॉर्म, वो मुझे पता है क्योंकि पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होती है। ओके, अब क्या करें, एक ही तो तरीका है। सबसे पहले स्मॉल इनफिनिटेसिमली स्मॉल एरिया लेंगे, छोटा सा एरिया लेंगे, उसको DA कहो या DS कहो, क्या फर्क पड़ता है। फिर क्या करना है भाई, फिर सर जी एरिया वेक्टर ड्रॉ करो, आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल। लो बच्चा प्यारे, ये हो गया इसका एरिया वेक्टर। तो अब क्या करूं, सर आपने बताया था कि सबसे पहले छोटू सा फ्लक्स लिखना है, तो पहले छोटू सा फ्लक्स लिखेंगे, फ्लक्स कंसर्निंग स्मॉल एरिया एलिमेंट। पहले इसके लिए लिखेंगे, क्यों, इसके लिए तो भाई ई को मैं मान सकता हूं यूनिफॉर्म, टोटल के लिए नॉन यूनिफॉर्म, ये बातें ऑलरेडी डिस्कस्ड हैं। लो जी, ये हो जाएगा E.ds। ये फॉर्मूला तभी लगता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ले। मैं छोटे से एरिया के लिए तो इसको यूनिफॉर्म ले सकता हूं, लेकिन सारे के लिए तो नहीं ले सकता। वो तो मुझे पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट तो इस केस में सेम बन सकता है, लेकिन डायरेक्शन चेंज होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नेट अमाउंट है, सॉरी नेट जो वैल्यू है वो तो चेंज होने वाली है। वेक्टर की डायरेक्शन बदलने से वेक्टर बदल जाता है। ये तो वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी डिस्कस्ड।
चलो अब करते हैं ई डी एस कॉस 0 डिग्री, ये छोटू के लिए, छोटू एलिमेंट के लिए, यस ईडीएस। ठीक है, फॉर नेट फ्लक्स क्या करूं, फॉर नेट फ्लक्स, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इंटीग्रेट द अबव इक्वेशन। इसको इंटीग्रेट कर दो बच्चा प्यारे, इंटीग्रेट कर दो तो इसका फ्लक्स बनेगा ओवर द होल सरफेस, इसको इंटीग्रेट कर दो, सरफेस इंटीग्रल ले लो, ठीक। और वो हमने ईडीएस पता कर लिया है, और यहाँ वैल्यू पुट करो, ई की वैल्यू क्या बनेगी, ये सरफेस ओवर द होल सरफेस मुझे इंटीग्रेट करना है। ई की वैल्यू इस पी पॉइंट पर, ई की वैल्यू क्या बनती है, 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर। वो भाई पॉइंट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वही लगना है। कॉन्स्टेंट्स बाहर निकाल लो इंटीग्रेशन से, ये सारे कॉन्स्टेंट बाहर आ गए और इंटीग्रेशन बन गया ds का ओवर द होल सरफेस। अब जरा ध्यान दो, इस छोटू से एलिमेंट, सरफेस एलिमेंट का इंटीग्रेशन ओवर द होल करूंगा, होल करूंगा तो वो स्फीयर का सरफेस एरिया बन जाएगा। छोटा एरिया इंटीग्रेट करके बड़ा एरिया, किसका एरिया, स्फीयर का एरिया। लो भाई, स्फीयर का एरिया क्या होता है, स्फीयर का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई मर गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर मर गया, तो ये बच गया। हो गया प्रूव, हो गया प्रूव। तो हम लोगों ने इंटीग्रल से शुरू करा और गाउस लॉ की स्टेटमेंट को पूरा करते हुए प्रूफ तक पहुंच गए। बात क्लियर। तो फ्लक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सरफेस इंटीग्रल और गाउस लॉ, ये इनक्लोज्ड। This is the complete equation to solve the questions. अब देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, हम देखेंगे कि कैसे प्रॉब्लम्स करनी है, कैसे इसको अप्लाई करना है। नेक्स्ट लेक्चर एप्लीकेशन पार्ट ऑफ द गाउसेस लॉ। अगर आपको लेक्चर में पूरी गहराई नजर आई हो, बारीकी तक नॉलेज हो गई हो और आपने एंजॉय करा हो लेक्चर, लाइक करो, शेयर करो और इस लेक्चर को पूरा सम्मान दो। ओके बेटा जी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।